यह कोटड़ा है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले का आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्र है। मानसून सीजन में यहाँ की अरावली पर्वतमाला रमणीक हो जाती है। प्रकृति ऐसा रूप धारण कर लेती है कि हर कोई निहारता रह जाता है। यहाँ के जंगल में कई प्रकार की वनस्पतियाँ भी मौजूद है। अन्य जगहों पर विलुप्त हो चुकी दुर्लभ वनस्पतियाँ यहाँ के जंगल में मिल जाती है। जंगल में असंख्य प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद है। इनमें महुआ के पेड़ सर्वाधिक मात्रा में हैं। जंगल में आदिवासी समाज के कई मंदिर और प्राकृतिक गुफाएं हैं। कोटड़ा के जंगल में यह फुलवारी की नाड़ अभयारण्य है। इस अभयारण्य में यहाँ बाघ, बगेरे, चीतल, सांभर, छोटा कस्तूरी मृग, तेंदुआ व उड़न गिलहरियां पाई जाती है। वन्य जीव अभयारण्य में कई गांव बसे हुए हैं और ये गांव चारों ओर अरावली की पहाड़ियों व जंगल से घिरे हुए हैं। इस क्षेत्र में मानसी वाकल नदी बहती है जो कोटड़ा से आगे गुजरात में चली जाती है। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है। यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से जनजाति उप योजना में शामिल है। बोलचाल में इसे टीएसपी क्षेत्र कहा जाने लगा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,30,532 है। इनमें 1,16,764 पुरुष और 1,13,768 महिलाएं हैं। यहाँ 95.82% जनसंख्या आदिवासी जातियों की है। इसलिए कोटड़ा ब्लॉक जनजातीय उप योजना में सूचीबद्ध है। आदिवासी जातियों में सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की है। इसके बाद गरासिया जनजाति दूसरे स्थान पर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या कथोड़ी जनजाति की है। यहाँ साक्षरता दर बहुत ही कम है। पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 37.55% है और महिला साक्षरता का प्रतिशत केवल 11.14% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह ब्लॉक जिले के बड़े ब्लॉक में शामिल है। यह 1110.93 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 66 ग्राम पंचायतें और 265 राजस्व गांव हैं। यह उदयपुर शहर से 118 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में पाली और सिरोही जिले की सीमाएं हैं। वहीं दक्षिण में गुजरात के साबरकांठा और बनासकांठा जिले की सीमाएं हैं। साबरमती व मानसी वाकल यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इस क्षेत्र की 39% भूमि जंगल में है। यह भूमि यहाँ के लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन रही है। कोटड़ा क्षेत्र के जनजाति परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन पारंपरिक कृषि रहा है। यहाँ के लोग पारंपरिक पौष्टिक अनाज बोते थे। आज से लगभग 20-25 सालों पहले हमारे पूर्वज जो कुरी, बट्टी, कोदरा और ज्वार इस तरह का मतलब जो परंपरागत खेती है उसको बोते थे। माल ने बट्टी ने होमोन पेलो कुरी हर बाप तो नहीं थे। पहले हमारे बड़े पापा और वो सब बाप दादी सब उगा रहे थे। लोग पुराने अनाजों के गुण भूले नहीं हैं। वे आज भी अनाजों के गुण बताते हैं। पेट में આપણે સોંધી બની જાય ને તો પેલો કૂતરોનો ડો આપણે રાબ કરી ને ફેર પીઓ वो પીઓ वो છે ને પેલા આપણે માં સોંધી પડેલી હે ને वो બુરી જાય હાવ હોઈ જાય માલે હાવ માલને રોટી કરીને ખાઓ ને ગવોની જેવી રોટી લાગે આ પાકી જાય તો આ અંડી જો રહી જાય શેકણી રોટી આવે ઓની મોર ડોહા ખાતા જોર खाता। आदिवासी समुदाय के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। कई अवसर ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे के सहयोग से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करने की इसी प्रवृत्ति के कारण इसे सामूहिकता में विश्वास करने वाला समाज माना जाता है। आदिवासी समाज परंपरागत रूप से संगठित समाज है। जब आदिवासी समाज में किसी भी तरह का त्यौहार आता है, किसी भी तरह का सामाजिक परंपराएं उनको निभानी होती है, तो उस समय पूरा गांव एक होके हर परंपराओं को, त्योहारों को, मेलों को, दुख दर्द को आपस में बांटता है।
कुछ उदाहरण हम इसके देख सकते हैं कि जब किसी परिवार में खेती का काम बड़ा आ गया है या उनको मकान बनाने का काम आ गया है, तो सारा गांव एक साथ इकट्ठा होता है, हलमा उसको बोलते हैं, हलमा करते हैं वो। तो पूरे गांव के लोग जंगल में जाएंगे, उस परिवार के लिए लकड़ी लेके आएंगे, उस परिवार के लिए केलू जमाएंगे, उस परिवार में अगर खेती का काम बड़ा है तो उसके खुदाई के काम में उसकी मदद करेंगे। और शादी ब्याह अगर उस परिवार के अंदर होगा कि अगर बारात जारी है तो उसके जो गांव वाले हैं वो बारात के अंदर एक जीप अपनी तरफ से लेके जाएंगे ताकि उस परिवार पे ज़्यादा भार नहीं आए। या शादी ब्याहों के अंदर पैसों की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे को बगैर ब्याज के मदद करेंगे। तो नए संदर्भ में भी अगर हम समझते हैं आदिवासी समाज को, तो वो आज भी किसी न किसी तरीके से जो हलमा व्यवस्था है उसको करता हुआ है और सामूहिकता का जो उदाहरण है वो हमेशा देता हुआ है। हमारे आदिवासी बेल्ट में अगर मौत मरण हो जाती है तो उसमें क्या है कि मतलब हर घर से मतलब व्यक्ति लकड़ी लेके जाता है और उसका दाह संस्कार करता है। आज भी कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि समाज सब तरह से मिल कर के उसको निभाते हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक समाज है। यह प्रकृति को यानी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आदिवासी समाज इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि जंगल माँ बाप है, ज़मीन माँ बाप है, इसीलिए वो आज भी पूजता है और तब भी पूजता था और आने वाले समय में भी पूजेगा, इसलिए उनको प्रकृति पूजक कहा है। आदिवासी समाज की संस्कृति व परंपराएं और इनके रीति रिवाज विपुल है। इनके अपने लोकगीत है। महिलाएं अलग अलग अवसरों पर गीत गाती है। कई अवसरों पर महिला पुरुष मिलकर गीत गाते हैं। कई प्रकार के वाद्य यंत्र है। इन्हें ये खुद ही बनाते हैं। इनकी अपनी चिकित्सा पद्धति है। हमारे को बुखार आता ना तो हमारे पिताजी हमको मतलब उसमें डुबाते थे, गाय के गोबर में। फिर दौड़ के जाना मतलब नंदी में जाके पानी में डूब के नहा देने, उससे बुखार मिट गया, मेरे को मिट गया। कई लोग औषधियों के जानकार है, जिन्हें गुणी कहा जाता है। ये अपने परंपरागत अनुभवों से जंगली जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार करते रहे हैं। ये जो कीड़े पड़ गए हैं पशु के पेट में, उसको ये कूट कर पिलाने से कीड़े मर जाएंगे। गिलोय, ये मलेरिया बुखार और पीलिया हो जाता है, इसमें फिर पीस के फिर पीना पड़ता है गाढ़ा बना के। और ये है पत्ती कोई ये हो गया गांठ जैसी तो इसको उबाल के फिर ऊपर लगाना पड़ता है नागफनी, तो फिर उससे क्या है कि आराम मिल जाते हैं, फूट जाता है। आंवले का सूरन बना के फिर पीने से पेट में कोई गड़बड़ हो तो साफ हो जाता पेट। मेरे हाथ में अकरकरा का पौधा है और अकरकरा के फूल हैं। अकरकरा बहुत उपयोगी पौधा है। ये दांत दर्द में भी काम करता है। अच्छा तोतलापन किसी के होता है तो जीभ के नीचे इस फूल का चूर्ण रखने से जीभ अटकती हो तो हल्की हो जाती है। इस समाज की अपनी न्याय व्यवस्था है। हर गांव में एक मुखी होता है। मुखी यानी मुखिया। समाज के लोग हर काम मुखी से पूछकर करते हैं। मुखी पंचों की सहायता से लोगों के विवादों के समाधान करते रहे हैं। इन सब की झलक इनके सामाजिक कार्यक्रमों व धार्मिक उत्सवों सहित विभिन्न अवसरों पर दिखाई पड़ती है। पुरानी मुखिया ने आखिरी वस्ती नतीन टूका था, कोई अपने लड़ाई जाता तो मुखी वफादार ने जाहिर करता अपराधियों राजे तो थाणु तेना थाना तो मुखी पूछा वगैरह अपने ने बेहता तो मुखी बेही ने टोल करता। विगत कुछ समय से आधुनिक विकास की चकाचौंध आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचकर आदिवासी संस्कृति को संक्रमित कर रही है। दूसरे समुदाय के देखा देखी इसमें भी बदलाव आ गया है। डीजे जैसी चीज़ आ गई है। उस डीजे वाले गीत में तो क्या है, क्या बात है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यूँ भी खर्चीला है, वो संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। और उसके साथ जो नाचने का तरीका था वो अलग था, अब अलग है। इस विकास के दौर में काफ़ी चीज़ें
ख़त्म होती जा रही है। दरअसल 2005 में उदयपुर सिरोही हाईवे का निर्माण हुआ। इस हाईवे के निर्माण होने के कारण इस क्षेत्र का जुड़ाव शहरों से बढ़ गया और इस हाईवे के द्वारा शहरी संस्कृति को आदिवासी संस्कृति में संक्रमण करने का अवसर मिल गया। अच्छे ढोल नगाड़े कुंडी थाली के साथ हमारी शादी हो रही थी। सब एक साथ लोग नाचते थे, महिला भी नाचती थी। अब क्या पता नहीं, प्रोग्राम कुछ और चल रहा है, गाने किसी के और बज रहे हैं। शादी में ये बाहर से डीजे ला देते हैं और इसमें हमारे पैसे भी ज़्यादा चले जाते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी होने व पैसा एक्ट को कठोरता से लागू नहीं करने सहित कई कारणों के चलते आदिवासी समुदाय के लोग रोजगार के लिए पलायन कर शहरों में जाने लगे। इस कारण भी इनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। आदिवासी पूरी तरह से जंगलों पे निर्भर था। जंगलों से गोंद, टीमरू, तेंदुपत्ता, शहद, सफ़ेद मूसली जंगलों से लाता था। अब जो जंगलों में आदिवासी जाते हैं तो वन विभाग द्वारा उनको रोका जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिससे आदिवासी डर कर जंगलों से ला भी नहीं रहा है। आदिवासी समाज इस धरती के ऊपर सूरज की पहली किरण पड़ी उससे भी पूर्व से रह रहा था। आदिवासी समाज इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, उतना ही लेता है इस प्रकृति से तो उनका जीवन निर्वाह हो। अभी धरातल लेवल पर पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, जिससे हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जिसके कारण पलायन होकर गांव छोड़कर कहीं मजदूरी के लिए गुजरात में भाग की खेती है, सुमरपुर में हमाल और ये कमठाने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। पैसा एक्ट पूरी तरह से अगर लागू होता है टीएसपी एरिया में तो हमें पूरी तरह से हमारे जो पहली तरह से मिलता था उस तरह से जंगलों से अभी भी हमें लाभ मिलेगा। खेती में भी बदलाव हो गया। पूरी बट्टी कोदरे की खेती थी, लेकिन आज तो इस विकास के इस ज़माने में कई प्रकार के गेहूं आ गए, फिर बीटी कॉटन, कई चीज़ें आ गई नई नई। खेती के साथ भी आदिवासी कल्चर जुड़ा हुआ है, समाज की संस्कृति जुड़ी हुई है, गीत जुड़े हुए हैं, उसके नाचने के डांस जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ की पद्धति जुड़ी हुई है। विकास के इस ज़माने में जो खेती हो रही है उससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं, समाज के अंदर भी, जीव जंतु के अंदर भी, और एक पूरा क्लाइमेट चेंज का भी एक भाग है। हमने गेहूँ और मक्की आदि बोना शुरू किया था। इनके ज़्यादा उपयोग करने से जो कि कई तरह की बीमारियां, बीपी होना, शुगर होना, इस तरह की मतलब हमारे लोगों में बीमारियां चालू हो गई। मक्की वावी है, डरी डरी न खाइए मक्की है तो अभी मक्की, तुअर, कपास की खेती करते हैं। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर इस चौराहे का नाम है देवला। यहाँ से बाई ओर की सड़क पर 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोटड़ा उपखंड मुख्यालय। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर सुदूर जंगल में 3 ग्राम पंचायतें हैं। इनका नाम है खाखरिया, उमरिया और बेड़ाधर। इनके गांव उमरिया, आंबादह, लेहारी, खाचण, खारावाणी, खेर, मणासी, सूरा व बेड़ाधर के लोग आजकल परंपरागत अनाजों की खेती कर रहे हैं। लीड संस्था के प्रयासों से इन 3 ग्राम पंचायतों के 10 गांवों के लोग रागी, कोदो, सांवा सहित परंपरागत अनाजों की खेती करने लगे हैं। उमरिया के बंसीलाल ने अपनी 1 बीघा जमीन पर कोदरा यानी कोदो बोया है। लेहारी के घेनाराम व उदाराम विगत 2 साल से सांवा यानी बट्टी की खेती कर रहे हैं। जेर के नानालाल परमार, सूरा के जोराराम व रामलाल और मनासी के पन्नालाल द्वारा रागी यानी माल की फसल उगाई गई है। लोग ऐसे ही परंपरागत खेती नहीं करने लगे। ये शुरुआत लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट ट्रस्ट यानी लीड संस्था के सहयोग से हो पाई है। विगत 3 सालों से लीड संस्था व आस्था संस्था द्वारा कोटड़ा क्षेत्र में परंपरागत कृषि, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस काम को करते हुए हमें 3 साल हो गए। पहले साल हमने 20 लोगों को परंपरागत कृषि के बीज उपलब्ध करवाए। उन्हीं 20 लोगों ने जब इस अनाज को उगाया, अगले वर्ष हमने उन लोगों से बीज लेकर 50 लोगों को बीज उपलब्ध करवाया। उन लोगों के जब उगा तो तीसरे साल में हमने 50 लोगों से लेकर अभी करीबन 150 लोगों को ये बीज वितरित किया तीसरे साल में।
और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा पुरानी परंपरागत खेती के हमें बीज कोदा है, कुरी है, बट्टी है, इसका बीज उपलब्ध कराया है, तो जिसकी वजह से हम वापस मतलब परंपरागत खेती कर रहे हैं। अभी वापस ये संस्था वाले लोग बता रहे हैं कि इससे हम भी सीखेंगे और बोएंगे बट्टी कोदरा। ये हम सर जो ये प्रयास कर रहे हैं, जो पहले वाले जो रीति रिवाज है उसको हम वापस समुदाय के साथ, गांव के साथ, लोगों के साथ बातचीत करके वापस उस तरह की एक्टिविटी शुरू करने की करें। कोटड़ा क्षेत्र में इस काम को शुरू करने की पहल आस्था संस्था द्वारा की गई। इलाके में हो रहे बदलावों पर चिंतन किया गया, अध्ययन किया गया और फिर काम शुरू किया गया। आदिवासी इलाके में आस्था बहुत लंबे समय से काम कर रही है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, 4-5 राज्यों के कुछ संगठनों के साथियों ने चर्चाएं शुरू की। 4-5 राउंड की चर्चाओं के बाद में ये तय किया गया कि अगर आदिवासी इलाके को बचाना है, आदिवासी संस्कृति बचाना है, उनके भविष्य का प्रिपरेशन करना है, तो हमें कुछ एक पायलट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिसके आधार पे एक सॉलिड अनुभव हो जाए और उसमें ये है कि पिछले 10 सालों में क्या चेंजेज आ रहे हैं उसको देखा जाए। खेती में क्या बदलाव आए, उनके अपने प्रैक्टिसेस में क्या बदलाव आए, संस्कृति में क्या बदलाव आ रहे हैं, रोजगार में क्या बदलाव आ रहे हैं। चर्चाओं के बाद में ये तय किया कि इन 4 राज्यों में एक कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें 10-15 गाँव में हर एक इलाकों में ये देखा जाए कि इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं और चेंजेज अच्छे के लिए आ रहे हैं या चेंजेज नेगेटिव आ रहे हैं। तो हमने भी कोटड़ा क्षेत्र का स्थिति को देखा। लोग अपने खेती में मक्का या गेहूँ या जो भी उड़द या अपने ट्रेडिशनल जो फसल है उसमें मिलेट्स जो अपने बोलते हैं जिसमें माल है या कुरी कोदरा है, ये चीज़ें अब धीरे धीरे भूल गए। 10 साल 15 साल में धीरे धीरे बीटी कॉटन ने गुजरात से प्रवेश किया। गुजरात के जो जमींदारों ने ये तय किया कि हम तो राजस्थान में ही उनसे ही खेती कराएंगे, उन्हीं की ज़मीन पे कराएंगे, तो लोगों को यहीं पर बीज सप्लाई करना शुरू किया, यहीं पर दवाई वगैरह देना शुरू किया। तो ये नई प्रैक्टिसेस हमने नज़दीक से देखी और इसका हिसाब भी लगाया कि उसका टोटल जो इतना लेबर लगता है, श्रम लगता है, उसके अगेंस्ट में उसको कितना मिलता। तो वो टोटल हिसाब लगाने पर वो लॉस में था। लोगों का जो रुझान था कि हाँ एक साथ कैश पेमेंट हमको मिलता है। तो इस बात को देखते हुए हम लोगों ने एक शुरुआत की यहाँ पर राजस्थान में और अन्य 4 राज्यों में भी की। और राजस्थान में हमने ये फोकस किया कि आदिवासी अपने जंगल में रहते हैं, अपनी जड़ी बूटियों को जानते हैं, अपनी खेती में वो जो परंपरा से जो मिलेट्स जो कुरी कोदरा वगैरह उगाते थे उसके बारे में भी जानते हैं। जब उनके साथ लंबी चर्चाएं हुई तो उन्होंने माना कि हाँ हमारी परंपरागत जो खेती है उसको वापस रिवाइव करना चाहिए। वो अपने परंपरागत जो भी बीज भूल गए थे उनको वापस लेके खेती करना चाहिए और वो किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। दूसरा प्रयास ये किया कि उनका जो परंपरागत ज्ञान है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। इवन स्कूलों में जंगल के बारे में, अपने जड़ी बूटियों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो एक चर्चाएं हमने टीचर्स के साथ शुरू की। टीचर्स को जब ये पूछा गया कि भाई आप क्या जानते हो, तो टीचर सब बाहर के हैं, वो अपने यहाँ की लोकल आदिवासी संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो जब चर्चाएं की तो वो भी कहे हाँ ये बात होनी चाहिए। बच्चों के स्कूल में जब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है उन्हें बताया गया कि हमें अपने संस्कृति के बारे में, अपने जंगल के बारे में, अपने जड़ी बूटियों के बारे में, खेती के बारे में बात करनी चाहिए। तो फिर उनका भी थोड़ा रुझान हुआ। तो एक प्रयोग हमने शुरू किया और इसमें उनके जो खान पान को लेकर भी था, उनके अपने शादी के रिवाज को लेकर भी था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो परंपरागत तरीके से वो करते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहे थे। और बदलाव के बारे में भी सवाल किया कि क्या अच्छे क्या आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। तो शादियों में पहले बहुत कम खर्चा होता था, लेकिन बाद में जाके इतना बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग गए। ये भी इफेक्ट गुजरात का उनके ऊपर हुआ। तो इस सारी चर्चाओं के बाद में उन्होंने कहा हाँ ये चीज़ें तो हमारे को बंद करनी चाहिए। हमारी शादियों में डीजे बजने लग गया, 30-40 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं, हमारी मेहनत की कमाई उसमें चली जाती है और युवा लोगों का जो है रुझान बहुत नेगेटिव हो जाता है। ये सब बातों पर चर्चा करने के बाद में उन्होंने अपने लेवल पे कुछ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के भी एक्शन किए। खेती में उन्होंने अपने बीजों को वापस दोबारा
दोबारा बोने की शुरुआत की गई और वो बीजों को लेकर उनको जब उसका प्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी शेयर किया। यह कार्य अभी महज 3 ग्राम पंचायतों के चंद गांवों में किया जा रहा है। पूरे इलाके में लोग इसे कैसे अपनाएं, इस पर स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जा रहा है। एक बड़े व्यापक तौर पे इसकी जागरूकता पूरे आदिवासी समुदाय के अंदर आनी चाहिए कि हमारा जो ज्ञान था, हमारी जो संस्कृति थी, वो सबसे रिच है। और अभी भी उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी फीलिंग है, सामुदायिक भावना है। वो सब अपने जो कामकाज है, अपने देवी देवताओं के काम है या समाज के काम है, मिलकर करते हैं, सामुदायिक निर्णय लेते हैं, समुदाय के साथ वो बैठते हैं। और इसमें एक हेल्प ये भी हुई कानूनी रूप से भी, अगर हम उसमें देखा जाए तो पेसा एक्ट 96 में पास हुआ। उस कानून में भी ये बात लिखी है कि आदिवासी क्षेत्र की जो गांव सभा है, फला या गांव, जहां पर वो खुद अपनी ग्राम सभा कर सकते हैं, उस ग्राम सभा को करने में किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। वो अपना कामकाज रीति रिवाज के अनुसार अपने खुद निर्णय ले सकते हैं। वो सक्षम है, एक शब्द यूज़ किया गया कि वो सक्षम है, और उस सक्षमता को स्वीकार किया गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो पेशा कानून को भी हमने उसका उपयोग किया उसमें, कि पेशा कानून के अंदर जो आपके जो पावर को, अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया, मान्य किया गया है, उस अधिकारों को लेकर आप अपना खुद का विकास का प्लान बना सकते हो। तो उस विकास के प्लान में कैसे समग्रता आए और उसमें आदिवासी कल्चर, संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे सुरक्षित रह सके और अपने बारे में फ्यूचर के लिए सोच सकें कि भविष्य में हमको किस दिशा में जाना है। तो पेशा हमको एक संबल देता है, संवैधानिक मान्यता देता है कि आप अपना प्लान खुद बनाओ और फिर आप सरकार से मांग करो कि डेवलपमेंट के लिए जो राशि चाहिए वो आप दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ का हमारा जो कामकाज है वो हम खुद चलाएंगे, हमारे निर्णय हम खुद लेंगे और हम अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने तौर तरीके और अपनी प्रैक्टिसेस जो भी हैं, उस प्रैक्टिसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी से एक रिच कल्चर बच सकती है और विकास के बारे में भी दूसरे लोगों को भी सिखा सकती है कि देखिए, आप जो आज के आधुनिक विकास को जो मानते हैं वो आज के संदर्भ में टिकाऊ नहीं है, वो आज के संदर्भ में ज़्यादा नुकसान करने वाला है। और जो आदिवासी समुदाय का जो ज्ञान है वो एक टिकाऊ विकास की प्रक्रिया में हमें मदद दे सकता है। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ेगा और काफ़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि पूरा जो बहाव है, इस समय का जो फ्लो है, वो पूरा अलग तरह का चल रहा है। और इसमें हम किस तरह का गांव चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसमें एक दो चीज़ें पॉजिटिव है जिसको लेकर हम आगे जा रहे हैं। एक तो हम ये बेस तो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक जहाँ भी जंगल बचे हुए हैं वो उसको सामुदायिक वन अधिकार के रूप में लोग कैसे अपना प्रबंधन हाथ में ले सकते हैं, उसमें 3 एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं। पहला एस्पेक्ट है कि वो लोग प्रोटेक्शन करें, दूसरा एस्पेक्ट है कि उसमें लोग अपने उपयोग करने के बारे में अपने नियम, कायदे, कानून बनाएं और वो उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, और तीसरा है कि उसको डेवलपमेंट करें। तो सामुदायिक वन अधिकार एक पक्ष है जिसमें कि वो अपने जड़ी बूटी बचा सकते हैं, जंगल बचा सकते हैं और अपनी परंपराओं को लेकर वो उसका सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये एक होप है और ये लार्जर लेवल पे भी क्लाइमेट चेंज में भी जंगलों को बचाना इस समय की आवश्यकता है। और जो दुनिया में बहस चल रही है कि वातावरण में जो बदलाव हुए हैं उसमें एक ज़रूरत है कि जंगल को बचाना आवश्यक है। जंगल काफ़ी कट गए हैं, तो समुदाय के लोग सामुदायिक वन अधिकार को उपयोग करते हुए आगे कैसे जाएं। दूसरा है कि समुदाय तय करे कि उनको अपना विकास कैसे करना है और अपना जो सूक्ष्म नियोजन प्लान वो अपने गांव स्तर पर बना के और आगे उसको ले जाएं और उसमें सरकार से जो यथासंभव सहयोग है वो ले सकते हैं। तो दूसरा पक्ष ये है। तीसरा पक्ष है कि युवा आजकल समुदाय से कट रहा है, तो युवा लोग कैसे अपनी संस्कृति को समझें। और कई देशों में ऐसा हुआ है, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ है कि मौरी कल्चर वापस लोगों ने सीखी और युवाओं ने बीड़ा उठाया। तो उसी तरह से आदिवासी कल्चर जो इंडिजिनस नॉलेज है, उस नॉलेज को वो कैसे समझें, उसका उपयोग करें और अपने भविष्य के लिए उपयोग करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि जो परंपरागत ज्ञान है, जो पीढ़ी ख़त्म हो रही है उसके साथ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि युवा लोग इस बात को समझें कि हमारे आदिवासी संसाधन, आदिवासी इलाके की संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी प्रैक्टिसेस बची रहे
तो इसके लिए उनको तैयार करना, उनको जागरूक करना आवश्यक है ताकि वो इसमें सहयोग दे सकते हैं और वो विकास का प्लान बना सकते। हम वो पुरानी खेती के हिसाब से, पुराने जंगलों के रख रखाव के हिसाब से एक संरक्षण की बात करते हैं ताकि एक पूरा पर्यावरण है, जीव जगत है, पूरा एक बना रहें। ये एक हमारा प्रयास है। आदिवासी परंपरा व संस्कृति को संरक्षित व संवर्धन करने के लिए समय समय पर पैरवी की गई। इसी का नतीजा रहा कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कोटड़ा में ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया। आदिवासी परंपरा के अनुसार लोक देवता की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जनजाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रदर्शनियां लगाई गई। वहीं लीड्स द्वारा प्रेरित होकर कृषि, आदिवासी संस्कृति व परंपरा आदि से जुड़ी वस्तुओं के संकलन की स्टॉल भी लगाई गई। इस स्टॉल पर आदिवासी क्षेत्र से जुड़े वाद्य यंत्र, आभूषण, घरेलू वस्तुएं आदि प्रदर्शित की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे, बेल, सब्जी व पेड़ों के बीजों के संकलन को दर्शाया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरेलू उत्पादों का लाइव डेमो भी दिखाया गया। यहाँ लोग चारपाई, छबड़ी, तीर धनुष व वाद्य यंत्र आदि का निर्माण करते हुए दिखे। यहाँ लीड्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। आत्मनिर्भर आदिवासी नाम की इस पुस्तक में आदिवासी संस्कृति, परंपरागत कृषि अनाजों तथा आदिवासी रीति रिवाजों को संकलित किया गया है। महोत्सव में पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, लद्दाख, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा व बारां जिले से आए आदिवासी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आदिम सहरिया जनजाति के कलाकारों ने स्वांग नृत्य, भील जनजाति के कलाकारों ने घवरी नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं अन्य राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों ने नटवा नृत्य, सिंगारी नृत्य, चाक नृत्य, राठवा नृत्य, सोंगी मुखौटे नृत्य, गुटुम्ब बाजा नृत्य प्रस्तुत किए। महोत्सव में सांसद अर्जुन लाल मीणा, क्षेत्रीय विधायक बाबूलाल खराड़ी, जनजाति परामर्श समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या और आदिवासी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान आदिवासी खेलों का आयोजन भी किया गया। तीरंदाजी में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता कराई गई। जिला कलेक्टर ने हर साल इसका आयोजन करवाने की घोषणा की। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों के संवर्धन और संरक्षण के लिए ये पहला पड़ाव है। देर से ही सही, लेकिन इनके संवर्धन और संरक्षण का कार्य शुरू हो चुका है।